गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर स्टूडेंट, आज से आपका मेरे साथ में बिजनेस स्टैट्स का सफर शुरू होता है। और जैसा कि अभी इससे पहले आप लोगों में से मैक्सिमम स्टूडेंट ने मेरे साथ में बिजनेस मैथ्स का अपना एक्सपीरियंस लिया होगा। और आपको एग्जाम्स के दिन आपको ये अच्छे तरीके से आपने रियलाइज किया होगा कि अगर आप अच्छे तरीके से बस वीडियो पे ही ट्रस्ट कर लेते और क्लासेस के पीडीएफ पे ही बस आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रस्ट करते, तो आप आउट ऑफ स्कोर भी आपका बहुत इजीली था यहां पर लेकर के आना। तो अगर आपको वहां से एक्सपीरियंस है तो उसी एक्सपीरियंस से अब आप बिजनेस स्टैट्स के साथ में जुड़ जाइए। और बिजनेस स्टैट्स में भी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो क्वेश्चन मैं आपको क्लासेस में करवा रहा हूं, जो सामने मैं आपको समझाऊंगा, वही आपके एग्जाम में फुल स्कोर करने के लिए इनफ रहने वाला है। अब यहां पर मैं बात करता हूं बिजनेस स्टैट्स के लिए। तो सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेशंस आपके पास में पहले बिजनेस मैथ्स में आए थे, आपके पास में बिजनेस स्टैट्स में वो कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ने वाली है। कारण क्या है कि यहां पर बिजनेस स्टैट्स में आपका जो सिलेबस है वो बिजनेस मैथ्स के कंपेरेटिवली बड़ा सिलेबस है। तो बिजनेस स्टैट्स अगर आप देखें तो यहां सिलेबस आपका इतना बड़ा है कि ये आप ये नहीं कर सकते कि आप इसको लास्ट के 10 डेज में 20 डेज में इसको यहां पर आप कवर कर पाए, नहीं कर पाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, टॉपिक्स इसके अंदर बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं। एंड वास्ट सिलेबस होने के साथ साथ में सारे सिलेबस एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की समझ नहीं है, मींस आपके पास में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता, वेरिएंस नहीं आता, कोवेरिएंस नहीं आता है आपको, तो आप कोरिलेशन में यहां कुछ नहीं कर पाएंगे। कोरिलेशन आपने अपने शायद 11th क्लास में भी देखा होगा, वो तो कोरिलेशन नहीं था, कोरिलेशन की वो स्टार्टिंग थी। असली कोरिलेशन आपको यहां फेस करने को मिलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज में। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपका कोरिलेशन नहीं होगा, और कोरिलेशन के बिना आपका रिग्रेशन नहीं कर सकते हो, और एक रिग्रेशन इक्वेशन से ही आपका टाइम सीरीज होना है। तो यहां पर देखिएगा, सीधा सीधा आपके पास में आपके 3 मिनट आपके डायरेक्टली आपके से क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। और कोरिलेशन रिग्रेशन का वेटेज भी काफी हाई है। तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट या स्टार आप एग्जाम टाइम में पिक नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको पीछे का पूरा हिस्ट्री नहीं मालूम तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हो, और लर्न करना, रट्टा करना तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए बहुत अच्छी बात है और कि आप लोगों ने डे 1 से ही इस चीज को स्टार्ट किया, डे 1 से इसको सीरियस लिया आप लोगों ने, और स्टार्टिंग से आप लोग इस चीज को करें। और इसके साथ साथ में अगर मैं आपको बच्चे यहां पर बताऊं कि जो बिजनेस स्टैट्स में है, साथ के साथ में अगर आप बीकॉम, जो बच्चे बिजनेस स्टैट्स को प्रिपेयर करते हैं, तो एक बात ध्यान रखना, आप बीकॉम ऑनर्स का कोर्स है मेरा, क्लियरली मैं बोल रहा हूं, ये बीकॉम ऑनर्स का कोर्स है। और बीकॉम ऑनर्स में बिजनेस स्टैट्स जो है बीकॉम प्रोग्राम के कंपेरेटिवली उसका 30% ज्यादा कंटेंट है। तो आप गलती से भी बीकॉम प्रोग्राम वाला बच्चा इसको ना पढ़े। रीजन ये है क्योंकि आपको बहुत एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना पड़ जाएगा। और जो बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हैं वो प्रोग्राम वाले कंटेंट या यूट्यूब से प्रोग्राम वाला कंटेंट ना देख ले कहीं से, क्योंकि वो आपके सिलेबस का मात्र 70% 75% ही कवर कर पाएगा। मुश्किल से मुश्किल 30 से 40% आपका सिलेबस रह जाएगा, और ये वही पार्ट है जो आपके एग्जाम में आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड से एक चीज निकाल दीजिएगा, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स टोटली डिफरेंट है बिजनेस स्टैट्स के मामले में। तो बिजनेस स्टैट्स को आज मैं आपका सिलेबस इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन साथ साथ मैं आपसे बच्चों को बता दूं, जैसा कि बिजनेस मैथ्स में बहुत अच्छा सफर रहा आपके साथ में, आपने भी बहुत अच्छे एफर्ट्स लगाए, और उम्मीद करता हूं पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। बिजनेस स्टैट्स में हम बहुत आउटस्टैंडिंग करेंगे, क्योंकि अब आप सेमेस्टर 4 में आ चुके हो। यहां से आपको स्कोर बनाना है, पीछे जो गलतियां होगी, जो कमियां रह गई हैं, यहां अच्छा स्कोर करके उसको कंपनसेट करना है आपने। तो बिजनेस स्टैट्स आपके लिए एक ऐसा सब्जेक्ट बन सकता है, स्टार्टिंग से लेके चलोगे, जो कि आपको फुल स्कोर दे सकता है, ये जो कि आपके पूरे ग्रेजुएशन के परसेंटेज को इंप्रूव करेगा। तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस स्टैट्स को आप इस पर्सपेक्टिव से मत पढ़ना कि हमें यहां पे क्वालिफाई करना है, सिर्फ पास होना है, नहीं। इसको आप वो लेके चलना कि आपके परसेंटेज को ये बेटर कर दे, स्टार्टिंग से लेके आप चल रहे हैं तो दोनों में अच्छा हो ही जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ मेरे मन में बात थी कि बच्चे मेरे से मैथ्स, बिजनेस मैथ्स पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टैट्स भी बच्चे अब आगे चल करके पढ़ रहे हैं, पर उनके लिए स्पेशल क्या हो जो उनके करियर में भी काम आए। यहाँ ग्रेजुएशन तो हो जाएगी आपके, अच्छे मार्क्स से भी जाएगी, बट आपके करियर के लिए काम आए, उसके लिए मैंने आपका एसएससी का एक बैच जो है बना दिया है। अब सवाल है कि सर हम एसएससी नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हमें क्या एडवांटेज मिलेंगे। बच्चे आप देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है, तो वो एसएससी में भी है, कैट में भी है, बैंक में भी है। तो उसके अंदर मैंने ए टू जेड डिस्कस किया हुआ है। तो आप चाहे उसको बैंक में आप उसको यूटिलाइज कर लीजिए, चाहे आप उसको कैट के लिए यूटिलाइज कर लीजिएगा। और ए टू जेड
आपका पूरा कॉन्सेप्ट डेवलप किया हुआ है। मान के चलिए जितना आपका बिजनेस मैथ्स के अंदर कैलकुलस 1 से पहले पूरा कॉन्सेप्ट बना करके फिर स्टार्ट आपका किया था, उससे 10 टाइम्स ज्यादा एफर्ट्स इसमें लगाए गए हैं। और टाइप वाइज हर कॉन्सेप्ट को हर डिफरेंट टाइप्स में रखा गया, हर चैप्टर को अलग अलग करके पढ़ाया गया है। तो उसको बिल्कुल सीरियसली लें। स्टार्टिंग से पढ़ने का एक और आपके इसलिए एडवांटेज हो सकता है कि आप साथ साथ कुछ और भी लेकर के चल सकते हैं। साथ साथ आप जो है आप बैंक का या फिर आपको कैट का आगे फोकस करना है या अपने एसएससी सीजीएल देना, ऑडिटर देना है, आप वो साथ में लेकर के अपने साथ साथ आप लोग बच्चे सही बच्चे वो चल सकते हो। इसलिए वो कोर्स मैंने आपको दिया है, वो पूरा कोर्स में रिकॉर्डेड क्लासेस मैथ्स का सब कुछ रिकॉर्ड करके डाल दिया गया है, रीजनिंग का भी उसमें रिकॉर्ड करके डाल दिया गया है। उसमें मैं लाइव भी आऊंगा बीच बीच में, और लाइव आकर के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे वो बैंक का हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे वो कैट का हो, वो मैं डिस्कस भी करूंगा। तो वो ऐसा नहीं है कि वो उस बैच को आप सोचेंगे कि ये बैच सिर्फ रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, तो बीच में उसमें लाइव भी आऊंगा। तो उसको बहुत सीरियस लेना है, वो आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है उसको रखता है, अगर आप कैट बैंक या एसएससी के किसी भी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। ध्यान रखना, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है बच्चे, आफ्टर ग्रेजुएशन आपको मालूम है कि आपका इंटरव्यू होता है और उसमें आपको कुछ एग्जाम भी देने होते हैं इंटरव्यू के, तो वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड है वो भी पूरा का पूरा आपका कवर होगा। तो इसलिए बच्चा सेमेस्टर 4 में, सेमेस्टर 6 से अगर प्लेसमेंट्स वगैरह आपके कॉलेज में आते हैं, कुछ एग्जाम्स लेते हैं, तो वो सब उस पर फोकस है। इन सब के लिए आपको अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है। तो जो कैट के नाम पे जो 50,000 40,000 रुपए का जो एक होता था कि बच्चा हमारा अफोर्ड नहीं कर सकता है, हमें मालूम है बच्चा ऑलरेडी ग्रेजुएशन के अंदर ग्रेजुएशन करने आया है, और उसके बाद उसके एक्सपेंसेस आने जाने के कॉस्ट, कॉलेज की फीस, और इस एज में बच्चा जॉब पे तो है नहीं, आप लोग यंग हैं बट आप जॉब पे तो है नहीं, और इस एज में घर से पैसा लेना सबसे बड़ी शर्मिंदगी लगती है। यंग होने के बाद जॉब भी नहीं कर रहे हैं, घर से पैसा लेने में शर्मिंदगी भी रहती है, तो कैसे इतनी बड़ी बड़ी फीस आप घर से ले लेकर कहीं भर सकते हैं। तो उस बात को हम समझते हैं, क्योंकि आप लोगों की एज से हम लोग भी निकले हैं, हम लोगों ने भी सब चीज को फेस किया है। इसलिए बच्चे जो ये 10-10, 15-15, 20-20 हजार रुपए के जो कोर्स खरीद खरीद करके बच्चा ट्रबल हो रहा है, परेशान हो रहा है, वो मैंने खत्म कर दी उस प्रॉब्लम को, और वो मैंने आपको फ्री में दे दिया है। ऐसा नहीं है कि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं आपसे 2 पैसे कमाऊंगा, नहीं, मैंने चार्जेस ही नहीं रखे उसके, उसमें मेरा कोई भी रोल नहीं रहा, तो वो आपको जो है बिल्कुल फ्री में दे दिया है। बस आप इतना काम करना कि जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, उन बच्चों तक ये जानकारी आप देना। हमारे वीडियोस के थ्रू हम कितने बच्चों तक पहुंच पाएंगे? आप अपने कॉलेज में हैं, अपने कॉलेज में कम से कम अपने क्लास के सभी बच्चों को तो आप बता सकते हैं, बताइए उससे सर को क्या एडवांटेज मिलेगा? सर को कुछ भी एडवांटेज नहीं मिलेगा। सर के क्या व्यूज आएंगे? यूट्यूब पे वीडियो नहीं डल रही है, वो तो व्यूज भी छोड़ दीजिए कि यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब होंगे, वो भी नहीं है। एप्लीकेशन पे डाला है मैंने सिस्टमेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर करके, मेरा वहां पे कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होने वाला है, वो बच्चों के वेलफेयर के लिए मैंने करा, मेरा वो पर्पस फुलफिल हो जाए तो बस मेरे सारे एफर्ट्स सक्सेस हो गए। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सभी स्टूडेंट्स तक इस बात की जानकारी आप जरूर दें कि आपको कैट, बैंक, इन सब चीजों के लिए मोटी मोटी फीस देने की जरूरत नहीं है। सही तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप यहीं से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हाँ जी, इंटरनेशनल बिजनेस भी मैं ही टीच करूंगा आपको, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ में, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ में। वो सिर्फ थियोरेटिकल नहीं, इसको रीड करना है, जो बुक का मटेरियल है तो वो तो आप भी रीड कर सकते हैं, उसका मीनिंग तो आपको ही पता है, पर हमें समझना भी होगा, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी समझने होंगे, इसलिए वो कंटेंट, बट वो रिकॉर्डेड क्लासेस आपकी डिलीवर होगी। ठीक है बच्चे, यहां बात करते हैं बच्चे हम बिजनेस चैट्स की। तो कुछ बातें मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई है, उम्मीद करता हूं उसमें अमल करेंगे। और जो बच्चे मुझे आप लोग प्यार कर रहे हैं, सेमेस्टर 3 में करा, सेमेस्टर 4 में आप इतना प्यार दे रहे हैं, तो मैं यही मेरी तरफ से एक भेंट है कि आप जरूर कोई बैंक में प्रोविजनल ऑफिसर या कैट में या फिर एसएससी किसी डिपार्टमेंट में आप लोग जाएं और आप लोग लगे, और उसमें भगवान की कृपा से मैं कुछ सहयोग कर पाऊं, तो जो कि मैंने आपको रिकॉर्डेड बैच दिया है, तो आपने उसका पूरा फायदा उठाना है। क्लियर है? और मैं एक बात फिर से बोल देता हूं कि अगर 50,000 रुपए का कोई बैच भी है कहीं पेड, उससे कंपेयर कर लीजिएगा, 50 टाइम्स बेटर है कंटेंट, डिफिकल्टीज लेवल में, टाइप वाइज, कॉन्सेप्ट में, चैप्टर वाइज में। तो बिल्कुल आप अपने मन में यह बात मत आने देना कि सर वो फ्री में दे रहे हैं और हम जो शायद उसमें वो चीजें नहीं होंगी, इसलिए हमें करियर बनाना तो हम पेड वाला ले लेते हैं। एक बार एक काम कर सकते हो, आप किसी का भी कोर्स लेके, पूरे कॉलेज के बच्चे कंट्रीब्यूट करके एक कोर्स ले सकते हो, किसी का भी 100-100, 200 रुपए आपके बट में जो भी आएगा, उसके बाद आप जो है कंपेयर कर लीजिएगा इस कंटेंट के साथ में, आपको पता लग जाएगा। यूट्यूब पे भी सबके अपने अपने लेक्चर्स पड़े हुए हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के पड़े हुए हैं, वहां से परसेंटेज उठा के देखो, यहां परसेंटेज उठा के देखो आप।
आप वो पहले कंपैरिजन कर लीजिएगा, और एक चैप्टर को कंपेयर करने का आपके अंदर जब तक ट्रस्ट नहीं आता है तब तक आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, मैं समझता हूं इस बात को। इसलिए 1 रुपए का कंटेंट आप इसको बिल्कुल मत समझना, ये आपके लिए है, और ये कम से कम आपके 10,000, 20,000, 50,000 फीस लेकर के भी जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, हमने इस फ्री के कोर्सेज में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिया है। तो जरूर उसको साथ साथ लेना और उसको बहुत सीरियसली लेकर चलना, क्योंकि अल्टीमेट ग्रेजुएशन का पर्पस भी आपका ये है कि आप भैया जॉब पे लगेंगे और कुछ अर्निंग करेंगे। तो आप बेसिकली वो मेन फोकस के लिए वो चीजें हैं, वो सबसे ज्यादा फोकस उस पर करना है आपने। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टैट्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, रिपीट कर रहा हूं, बिजनेस मैथ्स से बड़ा सिलेबस है, इसलिए पूरा का पूरा लाइव 4 महीने के अंदर ये कोर्स खत्म नहीं हो सकता है। मैं पूरा लाइव भी जाऊं तो नहीं होगा खत्म इस कोर्स, इसलिए मैं एक्स्ट्रा टाइम में, चाहे वो 12 बजे हो या सुबह 6 बजे हो, मुझे कुछ क्लासेस रिकॉर्ड भी करनी है, और रिकॉर्ड करके मैं उस क्लासेस को डालूंगा भी, तो दोनों ही चलेंगे ये। हाँ जी बच्चे, तो अप्रोक्स आप यहां पे मान के चल सकते हैं कि 50 to 60% आपका लाइव रहेगा सेशन। अब देखिए बच्चे, मैं इंट्रोडक्शन की बात करता हूं, तो टोटल 5 यूनिट्स में आपका बिजनेस स्टैट्स को डिवाइड करा है, जनरली 5 यूनिट्स रहते ही हैं। सबसे पहले आपके पास में, अगर आप इसको देखते हैं कंटेंट में, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स यूनिट 1 इसका नाम है, यह आपका 20% का इसका एग्जाम में इसका वेटेज है। लेकिन अगर आप देखते हैं प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपके एग्जाम में बच्चे पूरा का पूरा 30% का वेटेज चला जाता है। तो भैया प्रोबेबिलिटी जो है वो पूरा धुआंधार तरीके से करने की जरूरत है, क्योंकि आपको, जैसे कि आपने बिजनेस मैथ्स में एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको लग रहा था कि पूरा पेपर कैलकुलस ही है, हर जगह कैलकुलस के क्वेश्चन दिख रहे थे, उसी तरीके से आपको प्रोबेबिलिटी तो उससे भयंकर दिखेगा, हर क्वेश्चन में ए बी सी डी पार्ट में प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जरूर अटैच करेगा। यहां पर ऐसा नहीं रहने वाला कि फर्स्ट क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर यूनिट से है, प्रोबेबिलिटी कहीं कहीं पर बीच बीच में हर क्वेश्चन में एंट्री मारेगा, तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला आपका प्रोबेबिलिटी का। अब सिंपल कोरिलेशन रिग्रेशन एनालाइज, इसका भी 25% का वेटेज है। और उसके बाद देखते हैं आप एनालाइज ऑफ टाइम सीरीज, इसका 15, जो कि ये थोड़ा सा यूनिट छोटा यूनिट है, थोड़ा सा छोटा है, बट हर एक क्वेश्चन लेंथी है। आप लाइक क्वेश्चन कितना लेंथी होता है टाइम सीरीज का, अगर कंपेयर कर रहे हो तो जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन कितना लेंथी जाता है, तो वो एनालाइज ऑफ टाइम सीरीज आपका जो 15% का वेटेज है। एंड इंडेक्स नंबर मैं कहूंगा कि ये आपके पूरे सबसे इजीएस्ट यूनिट्स आपका साबित होने वाली है, और उसमें से कुछ टॉपिक डिलीट्स भी कर दिए गए हैं, इसलिए इसका वेटेज को भी कंट्रोल करके 10% पे ले आए हैं। अदरवाइज ये भी 20-25% वेटेज रखा करता था एक टाइम पे, पर अब 10% वेटेज इसलिए क्योंकि एक छोटा यूनिट बना दिया है। अब बच्चे बात करते हैं सर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में क्या क्या रहने वाला है, तो ये मैं कह सकता हूं कि एक तरीके से आपका बुनियाद, एक नींव ये का काम करेगी, इसके बाद ही पूरा सब कुछ इसके ऊपर ही खड़ा है। तो ये मेजर पार्ट है, सबसे पहले आपने यही पढ़ना है। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें सबसे पहले मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है। इसमें क्या क्या रहने वाला है, कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एवरेज, अर्थमेटिक मीन, आप अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टी, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके क्वेश्चंस, उसके न्यूमेरिकल्स सब कुछ पढ़ने हैं, उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट, मीडियन एंड मोड, और मेजर ऑफ डिस्पर्जन। देखिएगा ये जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ना आपके पास में, ये आपने का आपके लिए बिल्कुल नया टॉपिक है, क्योंकि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन या मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ये टॉपिक बिल्कुल आपके लिए फ्रेश रहने वाला है, क्योंकि एकेडमिक में तो आपके मीडियन मीड ये कुछ 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 तो आपके जरूर इसमें से आपके रिपीट हुए, बट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन ये टोटली बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट आपका रहने वाला है। एन ओवरव्यू ऑफ द रेंज क्वार्टाइल, रेंज बिल्कुल नया रहने वाला है, क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन, दिस वन ये नया टॉपिक रहने वाला है। स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, इसको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। सबसे बड़ी गलतफहमी यह रहती है बच्चों को, बच्चे सो क्या देखते हैं, बच्चे देख लेते हैं यहां पर एक वर्ड देख लेते हैं मीन, बच्चे क्या देख लेते हैं मीडियन और मोड, और उनको लगता है कि पूरा का पूरा स्टैट्स ही यही है, मीन मीडियन मोड जो हमने पहले पढ़ रखा है, उसी को रिवाइज करके हम कर लेंगे। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मीन मीडियन मोड से 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाए ये गरीमत है, वो भी नहीं आना, और जो आना है वो सब यहां से आना है। स्टैंडर्ड डेविएशन से क्वेश्चन आना है, वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से क्वेश्चन आना है, मूवमेंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने, और स्क्यूनेस एंड कर्टेसिस से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। तो ये टॉपिक बताइए कि क्या कभी आपने पढ़ा, बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो ये बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल आपके नया रहने वाला है बिजनेस स्टैट्स में, इसको बिल्कुल भी आप उससे लिंक नहीं करेंगे कि आपने पहले कुछ इसमें से पढ़ रखा है। प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं,
तो प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो है शुरू से ही पंगा रहा है। 10th में थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी आपके साथ में आया था, वो बड़े इरिटेशन करके गया है। तो सबसे पहले कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आप सोचते हो कि यार कार्ड तो हमने कभी खेला ही नहीं है। अब कितने रेड कार्ड हैं, कितने ब्लैक कार्ड हैं, कितने फेड के स्पेड के कार्ड हैं, कितने डायमंड है, कितने क्लब कार्ड हैं। वो एक तो उसकी अपनी एक मिस्ट्री है, उस कार्ड्स के बारे में कभी हाथ में भी नहीं लिया कार्ड को, और उसके बाद उसको स्टैट से क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो वो सब कुछ मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में आपको लर्न करवाऊंगा, पहले कार्ड सिखाऊंगा। तो कुल मिलाकर के मुझे मालूम है प्रोबेबिलिटी में सबके हाथ में टाइट थोड़े से रहते हैं, बट इसलिए मैं इसको प्रोबेबिलिटी को जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से कवर किया हुआ, 10th क्लास से कवर करूंगा। जब 10th क्लास के स्टडी प्रोबेबिलिटी क्या है, किस परस्पेक्टिव से, पर्पस क्या है इसका, तो सब कुछ बिल्कुल जीरो लेवल से होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है। मैं पहले 10th का बेस बनाऊंगा सही बच्चों का, और उसके बाद बायनोमियल थ्योरम्स रहने वाली है, पॉइजन्स रहने वाली है, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये पार्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये रहने वाला है, कंप्यूटेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज एंड एप्लीकेशन, ये सारे पार्ट आपके मेजर पार्ट आपके रहने वाले हैं एग्जाम में। आगे बच्चे हम बात करते हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालाइज। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। 30% वेटेज तो आपका सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी ही ले लेता है। इसमें मैंने जो भी लास्ट के मार्क करे मैंने डिस्क्रिप्टिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। बात करते हैं सिंपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालाइज। तो कोरिलेशन रिग्रेशन के भी आपके एग्जाम में 25% का अप्रॉक्स इसका वेटेज है। तो कोरिलेशन एनालाइज में मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पढ़ेंगे इसमें, क्लियर है। पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ेंगे आप। स्टैंडर्ड एरर इंपॉर्टेंट पार्ट है। रैंक कोरिलेशन पढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड रिग्रेशन लाइंस, ये बिल्कुल नया आता है। रिग्रेशन इक्वेशंस डेवलप करेंगे आप, और यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। तो अगर आपको कोरिलेशन नहीं आता तो आप रिग्रेशन नहीं पढ़ सकते, दोनों मिलाकर के एक ही यूनिट से बच्चे, क्लियर है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एंड एस्टिमेशंस, तो ये रिग्रेशन का पार्ट आ जाता है नीचे। टाइम सीरीज, जिसमें कि आप जो है कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज बेसिकली एक ट्रेंड लाइन फाइंड करता है चैप्टर। ये चैप्टर किस लिए, एक ट्रेंड लाइन फाइंड करने के लिए। लाइक आपको मालूम है कि प्रीवियस रिकॉर्ड उसमें डालते डालते आपको आगे क्या रिजल्ट आने वाला है ये उसके बारे में बताता है। जैसे लाइक एआई जो है उसको अगर आप आधी इमेज दोगे तो उस आधी इमेज से कंप्लीट इमेज को प्रिडिक्ट कर सकता है, वो तो कंप्लीट इमेज डेवलप कर देता है। तो टाइम सीरीज जो है बेसिकली यही काम करता है। लाइक एआई जो डेटा पे काम करता है, वो डेटा कौन प्रोवाइड करता है, वो टाइम सीरीज को एनालाइज करके वो आपको रिजल्ट देता है। तो टाइम सीरीज में क्या होता है, ट्रेंड लाइन ले लेते हैं जिसमें कि हमें मालूम पड़ जाता है कि फ्यूचर में अगर एक चीज में ये चेंजेस आएगा तो दूसरा क्या रिस्पॉन्स करेगा, दूसरे में क्या चेंज आएगा। तो उसी के लिए चैप्टर पूरा बनाया गया है टाइम सीरीज। पर इसको करने के लिए कोरिलेशन और रिग्रेशन का समझना बहुत जरूरी है। और कोरिलेशन और रिग्रेशन मतलब रिलेशंस को, दो वेरिएबल के बीच रिलेशन को समझने के लिए इससे पहले वाला यूनिट आपको बनाया गया है क्या, कोरिलेशन रिग्रेशन। तो वो नहीं करोगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा बच्चे। तो वो सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में ही करना है आपको। हाँ, प्रोबेबिलिटी को बीच में से आप शिफ्ट कर सकते हो। तो मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी पहले करना, कोरिलेशन सेकंड नंबर पे करना, और थर्ड नंबर पे कोरिलेशन रिलेशन सेकंड नंबर पे कर लेना, एंड थर्ड नंबर पे टाइम सीरीज कर लेना, ये ज्यादा बेटर है, क्लियर है। एंड इंडेक्स नंबर, उसके बाद फोर्थ नंबर पे आप इंडेक्स नंबर करना, लास्ट में प्रोबेबिलिटी आप करना। बड़ा यूनिट है बट मैं कहता हूं लास्ट में करना, क्योंकि वो इतना वास्ट है कि उसको संभालते संभालते ही आपका आधा टाइम निकल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आपको लास्ट में करना, पहले आप बाकी जो रेस्ट ऑफ पार्ट है वो अपना जो है मैनेज कर लो। ये इंडेक्स नंबर है, जो कि इसको अब इसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं और बहुत कुछ इसमें से कट ऑफ कर दिया गया है। मीनिंग एंड द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, कंस्ट्रक्शंस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या है, किस लाइक इन्फ्लेशन रेट को समझने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं। ग्रोथ रेट हमारा है, जीडीपी किस रेट से ग्रोथ कर रहा है, वो तो हम नेशनल इनकम में सीखते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और यहां पर हम ये समझते हैं कि जो जीडीपी का इंपैक्ट लोगों की लाइफस्टाइल पे आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि पता लगा लोगों की इनकम तो 5% बढ़ रही है और इन्फ्लेशन 10% बढ़ रहा है, तो लोगों की इनकम बढ़ने के बाद भी लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बैकवर्ड होता जा रहा है। तो इसलिए इसको समझने के लिए हमें इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करना होता है, और उसको उसी के लिए चैप्टर क्या बना है आपका, इंडेक्स नंबर। तो कंस्ट्रक्शंस एंड यूटिलिटी कंज्यूमर प्राइस इंडाइसिस, जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हम पढ़ेंगे, और पार्शियस, फिशर्स एंड आइडल मेथड। ये पहले 5 मेथड हुआ करते थे आपके, बाउली मेथड एक्सेट्रा, तो वो आपका डिलीट कर देगा, अब ये 3 मेथड ही हैं। तो इसलिए पुराना कंटेंट बिल्कुल ना पढ़े, आपके जो है सिलेबस में चीजें चेंजेस हुई हैं, क्लियर है बच्चे। एंड मेथड्स ऑफ लेस पेयर्स, क्लियर है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सिलेबस के बारे में मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि क्या क्या टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, और यूनिट वाइज यूनिट मैं आपको लाइव क्लासेस में जाकर के चीजों को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। तो आज इंट्रोडक्शन था, तो आप सभी बच्चे बाकी स्टूडेंट्स को जो है इन्फॉर्म अब करेंगे, और नेक्स्ट क्लासेस में लाइव क्लासेस के साथ में मेरे साथ में जुड़ेंगे। टाइम टेबल आपका है, कोई क्वारी है, कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं आप आज, क्योंकि आज मैं कंटेंट नहीं पढ़ा रहा था, इंट्रोडक्शन कर रहा था। MWF 8 to 9 PM, क्योंकि आपका TTS भानु सर के साथ में क्लासेस होता है, मैं नहीं चाह रहा कि एक दिन आपका पूरा बिजी हो जाए, इसलिए 8 to 9 PM रखा है मैंने आपका MWF में। आप किसी बच्चे को क्वारी है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस जी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। हाँ जी, क्लासेस वेडनेसडे से है, मंडे वेडनेस MWF है क्लासेस हैं जो कि मैंने आज से स्टार्ट कर दी है। तो बिजनेस स्टैट्स का बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। कोई क्वारी है बच्चों, कोई डाउट है तो प्लीज पूछेंगे। बिजनेस स्टैट्स एंड बिजनेस मैथ से इजी है क्या, ये क्वेश्चन पूछा है। तो बच्चे मैं तो यही कहूंगा कि देखो, अगर आपने जो चीज नहीं पढ़ी है तो कितना भी आसान उसमें से आ जाए वो नहीं कर सकते हम एग्जाम्स के अंदर। ये है कि भैया बिजनेस मैथ्स में जो जिस लेवल का कैलकुलेशन था, क्योंकि उसमें आपका कैलकुलेटर ज्यादा यूज नहीं हो पा रहा था बिजनेस मैथ्स के अंदर, अल्टीमेट आप ही डेरिवेटिव वगैरह ये सब चीजें आप ही कर रहे थे। मैट्रिक्स के अंदर भी कोई खास कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे थे आप, थोड़ा थोड़ा कर रहे थे आप, अल्टीमेट आप नहीं करना पड़ रहा था। बट यहां पर एक कैलकुलेशंस का बर्डन आपके ऊपर से यहां से हटता है, यहां पे कैलकुलेटर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि यहां पे बस सम करना है और डिवाइड करना है। तो जो कैलकुलेशन का पार्ट था, इससे आपको बोर्ड मास के लो अप्लाई करने पड़ रहे थे, सब करने पड़ रहे थे, वो यहां पर आपको उस लेवल पे नहीं करने पड़ेंगे। तो इसलिए कैलकुलेशंस के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इजी चैप्टर है बिजनेस मैथ से कंपेरेटिवली। इसका पलड़ा भारी भारी कहां है, ये बिजनेस मैथ से वास्ट है। और इसका तीसरी बात क्या है कि ये लिंक ज्यादा करता है, ये आपस में एक दूसरे से पूरा कनेक्टेड है। जैसे कि वहां पर आपके पास में लीनियर प्रोग्रामिंग का कोई कनेक्शन नहीं था, वहां पर अगर आप देखेंगे मैट्रिक्स का किसी के साथ में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं था, मैथमेटिक्स तो फाइनेंस का किसी से कोई लिंक नहीं था। बट यहां पर आप देखेंगे मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी से आप बढ़ते हैं तो स्क्यूनेस कर्टेसिस हर अगला टॉपिक पिछले टॉपिक से लिंक करता है। कोरिलेशन रिग्रेशन, रिग्रेशन कोरिलेशन से लिंक करता है, टाइम सीरीज दोनों से लिंक करता है। तो यहां पर थोड़ा सा जो है यूनिट्स एक दूसरे से लिंक करते हुए ज्यादा जाते हैं। तो इसलिए ये जो है आप ऑल ओवर कहेंगे कि अगर आप शुरू से पढ़ते हैं तो वो आपको कॉम्प्लिकेशंस फेस करने को नहीं मिलेंगी स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो। लेकिन बिजनेस मैथ्स को बाद में भी संभाला जा सकता था, बट बिजनेस स्टैट्स को बाद में नहीं संभाला जा सकता है, ये दोनों ही बातें हैं इसमें। ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।